काशी, तो यहाँ पे 7 से 8 लाख लोगों की भीड़ आई। जो असल में संत हैं वो भी ऐसे जारी रखते हैं। महाराज जी के साथ तो लगभग होते हैं 10 से 15। सत्संग की व्यवस्था ये होती है, एक दिन पहले टोकन मिलता है। जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव और जय श्री राधे। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के भक्त 256 पर। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ मथुरा वृंदावन में, और मथुरा जंक्शन से मैंने वहाँ से कन्वेंस के थ्रू मैं वृंदावन पहुँचा हूँ। और मैं अभी इस रूट पर आया हूँ कि जहाँ पर हमारे प्रेमानंद महाराज जी अपनी प्रक्रिया जो प्रतिदिन की सुबह रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो अपनी प्रक्रिया करते हैं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और आप लोगों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितने बजे से हमारे महाराज जी आते हैं, कौन सा रूट होता है, क्या इस लोकेशन का नाम है और यहाँ पर लोग कहाँ से आते हैं। तो आप चैनल पर बने रहे, तब तक के लिए जय शंकर महाराज, हर हर महादेव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमें ये साधक जी मिले हैं, तो एक बार हम इनसे बात करेंगे। राधे राधे जी। महाराज क्या नाम है आपका? तो महाराज मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर वृंदावन में आए हुए। सबसे पहले मैं जानूंगा इस लोकेशन का नाम क्या है? ये लोकेशन है राधा केली कुंज के पास। केली कुंज के पास। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो है महाराज जी जो है प्रेमानंद महाराज जी, वो प्रत्येक दिन आते हैं। और उनकी लगभग क्या एक रूट होता है, तय होता है पहले से ही, और लगभग क्या व्यवस्था होती है? रूट पहले तो उनका काफ़ी लंबा रास्ता होता था आने का, कम से कम 1-2 किलोमीटर का था। लेकिन जब से हाथरस वाली घटना हुई है उसके बाद से रास्ता कुछ कम हो गया है, इसीलिए अब वो यहीं से 300 मीटर दूर से आते हैं और यहाँ अपने आश्रम में जाते हैं। 300 मीटर की लगभग दूरी तय करते हैं। और बीच में यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने के लिए जो आए होते हैं वो सभी खड़े होते हैं, और वो यहाँ पे फिर अपने आश्रम में चले जाते हैं। उनका सत्संग होता है सुबह 4:15 बजे से, 1-1.5 घंटे का सत्संग होता है। फिर उसके बाद एकांतिक वार्तालाप वगैरह जो कि उनकी दिनचर्या होती है वो वहाँ से शुरू होती है। राधे जी लगभग क्या व्यवस्था होती है उसकी सत्संग की? सत्संग की व्यवस्था ये होती है, एक दिन पहले टोकन मिलता है। सुबह 4 बजे लाइन लग जाती है टोकन के लिए। तो जो टोकन मिलेगा वो अगले दिन सत्संग के लिए आपको एक दिन पहले लेना पड़ेगा, रात को खड़े होकर लाइन में। और उसके बाद अगर एकांतिक में है तो आपके पास कोई प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न भी कोई वैलिडेटेड प्रश्न होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा प्रश्न नहीं, मतलब अगर ऐसा वैसा प्रश्न होएगा तो उनके शिष्य ही जवाब दे देंगे उसका। ये अगर उनको प्रश्न लगेगा कि वो महाराज जी तक जाना चाहिए वो तो ही जाएगा। तो उसके लिए भी टोकन लेना पड़ता है। वो सुबह 6 बजे लाइन लगती है, उसकी एकांतिक की टोकन के लिए अपना क्वेश्चन लिखवाना पड़ता है। और एक होती है दर्शन के लिए, सिर्फ दर्शन करके जो लोग निकलते हैं, चलित दर्शन बोलते हैं महाराज उसको। चलित दर्शन। हाँ, चलित दर्शन के लिए उसके बाद टोकन मिलता है अलग से। 3 तरह के टोकन होते हैं। अच्छा, पहला टोकन जो एक दिन पहले मिलता है मिलेगा सत्संग के लिए। दूसरा टोकन एक दिन पहले ही मिलेंगे, लेकिन उसके प्रकार होते हैं, जैसे एक सत्संग के लिए हो गए, एकांतिक के लिए हो गए, चलत दर्शन के लिए, ऐसे। तो महाराज जिस प्रकार से आपने हमें रूट बताया यहाँ पर के लगभग 300 मीटर की दूरी आसपास वो तय करते हैं, तो ये रूट पहले से ही तय होता है? ये पहले से ही तय होता है। ये लगभग यहीं से 300 मीटर दूर, मतलब यहाँ से 100 मीटर और आगे उनके आश्रम तक टोटल 300 मीटर हो जाता है। और ये रूट ऐसे नहीं 300 मीटर ही होता है, कभी 400 भी हो जाता है। जैसे अगर दर्शन करने वाले ज़्यादा लोग हैं, लोग पीछे तक खड़े हैं, तो महाराज जी पीछे से आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये नहीं कि बहुत दूर से आएंगे यहीं के पास ही 300-400। तो मैं जानना चाहूंगा, अभी आपने एक घटना का जिक्र किया था कुछ, कि एक घटना हुई थी ऐसा करके, तो वो घटना के बारे में थोड़ी सी बताएंगे क्या? 2 बात। घटना मैंने ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन उसमें हाथरस में कोई सत्संग हो रहा था या कोई कथा हो रही थी, वहाँ पर भागा दौड़ी हो गई, भगदड़ टाइप का कुछ हो गया था। उसके संपर्क में आके कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसलिए उसके बाद से प्रशासन ने घटनाओं पर, जहाँ भी ऐसे स्थल है जहाँ पर लोगों की भीड़ आती है, तो वहाँ पर अंकुश लगा दिया कि यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठित ना हो। वरना यहाँ पे 1 से 2 लाख लोग रोज इकट्ठा हो जाते हैं दर्शन के लिए। कोई विशेष दिन आम दिनों में हो जाता था। अगर जैसे कोई त्योहार आ जाता था, एकादशी आ गई थी, जैसे बीच में एकादशी आई थी, निर्जला एकादशी, तो यहाँ पे 7 से 8 लाख लोगों की भीड़ आई दर्शन करने के लिए। कोई विशेष दिन महाराज जिस दिन ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा दर्शन? जन्माष्टमी आने वाली है, उसके बाद राधाष्टमी आने वाली है, तो इन दिनों में तो विशेष तौर से खास जितने भी भक्त होते हैं सब लोग आते हैं, दूर दूर से लोग। और वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो सैटरडे और संडे, जैसे आप लगाओ आज फ्राइडे है ना, तो कल रात की भीड़ और आज की भीड़ में डबल का डिफरेंस होगा। लगभग कितने 2 लाख के अप्रोक्स आप बता रहे हैं? अराउंड 60,000 तो नॉर्मल है यहाँ पे रात। अच्छा, 50 से 60 हजार लोग तो नॉर्मल है, डेली आते हैं। लेकिन सैटरडे और संडे या फिर त्योहार के टाइम पे, लाइक जैसे भी फेस्टिवल आ रहा है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, 50-60 हज़ार की भीड़, मतलब जगह इतनी ना आपको लगती नहीं है। अगर एक ही स्थान में हम 50-60 हज़ार बंदे खड़े करते हैं तो लगता है बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन इसीलिए भी यहाँ पे कम से कम लगा लो आप 1 किलोमीटर का पूरा एरिया में लोग ही लोग होते हैं। जो आपने बताया कि रस्सियाँ लगवा देते हैं व्यवस्था के अंदर, तो उनका लगभग क्या रोल होता है? उनका रोल होता है जैसे कोई लोग बीच में ना आ जाए,
जैसे अगर बीच में आ जाएंगे तो महाराज जी कहाँ से जाएंगे। सही बात तो है। उनका ये होता है कि जैसे सभी दर्शन कर सकें, तो कि अगर लोग बीच में आते रहेंगे तो शुरू के जो 10 हैं वही दर्शन कर पाएंगे, जो पीछे के मतलब रह जाएंगे। इसलिए उनकी ये व्यवस्था रहती है कि पीछे पीछे लोगों को करते रहे ताकि महाराज जी बीच में से निकल जाए और सबको दर्शन करवा सकें। तो जब जिस वक्त महाराज जी आते हैं लगभग कितनी टीम होती है उनकी, कितने लोग होते हैं उनके साथ? महाराज जी के साथ तो लगभग होते हैं 10 से 15 लोग जो बिल्कुल महाराज जी के साथ होते हैं। उसके अलावा 70 से 80 लोग मतलब जो उनके परिकर के होते हैं, वो आसपास उनको सुरक्षा देने के लिए नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो उसके लिए होते हैं, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्योंकि सुरक्षा के ऐसा कोई महाराज जी के साथ कोई ऐसा नहीं आता कि जो उन्हें हानि पहुँचाने के लिए आए। वो सिर्फ लोग आते हैं तो उनमें उत्साह ऐसा होता है कि वो एकदम से भड़कम सी हो जाती है कि हम कर लें हम कर लें। हाँ, लोगों को होता है कि सबके हम चरण स्पर्श कर ले। में ही वो 70 से 80 परिकर होते हैं। वो महाराज जी की सुरक्षा तो उनका है कि उनकी सुरक्षा में क्या दिक्कत आएगी। तो महाराज मैं लगभग आपसे सारी बातें जान चुका हूँ, तो मैं एक छोटा सा एक बार आपसे पर्सनल इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन। मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन, मैं अनमोल हूँ, मेरा नाम अनमोल है। मैं वैसे अम्बाला से, तो मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही आया था। तो मतलब मैं यहाँ पे आता रहता हूँ बीच बीच में, एक महीने के लिए कभी रुक जाता हूँ, कभी 4-5 दिन के लिए आता रहता हूँ। मतलब इस जगह से ना कुछ ऐसा लगाव सा हो गया कि यहाँ से बाहर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मछली पानी से बाहर आ गई। वैसे आपका वर्क क्या है, लाइक स्टूडेंट या फिर जॉब? मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, शर्ट्स की खुद की। आपका अपना बिजनेस है? तो यहाँ पे आके ना मतलब ऐसे बन जाते हैं धोती पहन ली। हाँ हाँ, आपने मतलब श्री जी के एक तरह से उसके समय के अनुसार यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे घर में कोई तैयार होकर नहीं बैठता, तो ये हमें अपना अपना घर सा लगता है कि यहाँ पे कुछ दिखावे के लिए हमें क्यों कुछ पहन के मतलब ऐसे लगता है, इसलिए यहाँ पे कंफर्टेबल और मतलब रहता है। मतलब अदरवाइज अगर हम घर पे जाएँ तो बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि हम यहाँ से उठ गए हैं। जैसे दुनिया की तरह हम भी माया में रहते हैं, लेकिन यहाँ आके ऐसी कृपा हो जाती है उनकी कि सब छूट जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे आ। तो महाराज मैं देख रहा हूँ कि आपने जो अपने हेयर से इसको बढ़ाया हुआ है और बियर्ड भी आपकी बड़ी हुई है, इसके पीछे कोई लॉजिक? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये ऐसे था कि मैं यहाँ पे था तो मैंने 1 महीना कटवाई नहीं। तो किसी भी चीज़ के साथ अगर हम वक्त गुजार लेंगे ना, उससे हमें लगाव हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एक घड़ी भी पहनते हैं ना, अगर हम 3 दिन इकट्ठे पहनेंगे तो वो 31वें दिन अगर हम उसको उतारेंगे ना, हमें उसकी याद आएगी यार मतलब कुछ था हाथ में। तो उसी तरह इनका भी खेल, अगर 1-2 महीने इसको आप नहीं कटवाओगे तो लगाव हो जाता है कि क्यों कटवाना है, क्यों मतलब ऐसे ही। और उसका कोई कारण नहीं है। मतलब कहते हैं कि मैं वैसे हर बार कहता रहता था कि अभी 1 महीने में कटवाऊँगा। मैं अपने घर पे ही बैठा था, मेरे से बड़ी उम्र के किसी का बेटा था, तो वो अंकल के मैं पाँव स्पर्श कर रहा था। उन्होंने कह दिया कि हमारी उम्र होगी आपको स्पर्श करने की, सिर्फ ये देख के। इसका मतलब आपका लुक देख के आज की डेट में कोई कपड़े ऐसे पहन ले, बाल बड़े कर ले, ये बड़े कर ले, ये बहुत भ्रम आ जाता है लोगों के अंदर कि ये कोई ज्ञानी है या फिर कोई महात्मा है। लेकिन मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा अगर आपके व्यूअर्स जो भी देखते हैं कि वेशभूषा में मत जाइए, किसी की भी वेशभूषा में मत जाइए। आप इंसान से मिलिए और आगे बढ़िए। किसी भी इंसान के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। और उसकी पर्सनल लाइफ में मेरे हिसाब से लाइफ मतलब ठीक है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन आप किसी की वेशभूषा को देख के उसे जज मत करें। जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। इससे क्या होता है मैं बताता हूँ। जो असल में संत लोग होते हैं उनकी जो उनका चरित्र है उसको हानि पहुँचती है। मतलब जो असल में संत है वो भी ऐसी दाढ़ी रखते हैं। अब ये तो हमने रख ली, इसलिए आप लोग हमें भी वही मानोगे और उन्हें भी वही मानोगे, तो दिक्कत तो उन्हें है, हमें तो अच्छा लगेगा ना। इसलिए मैं आपको क्यों बोलूँ कि आप मुझे मानो मैं महात्मा संत हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक आम इंसान ही हूँ। तो दाढ़ी बड़ी है, इसलिए आप किसी को भी मिलते हो उसकी दाढ़ी बड़ी हो सकती है और वो जरूरी नहीं है कि वो महात्मा ही है। और लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन्होंने यहाँ से रिलेटेड दे दी है। जय शंकर महाराज, हर हर महादेव, जय श्री राधे।